हेलो स्टूडेंट, आज हम सॉल्व करने वाले हैं प्री बोर्ड पेपर को जो इसी वर्ष का है। दोस्तों, फर्स्ट वीडियो में हम अपना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो 32 नंबर के थे उन्हें कंप्लीट कराए। इसके बाद हम इस वीडियो में निर्देश 3 को हम पढ़ेंगे, यानी प्रश्न क्रमांक 5 से लेकर 14 तक के जो प्रश्न हैं उन्हें हम सबसे पहले सॉल्व करते हैं। ये 2 नंबर के हैं, तो इन्हें अपन कंप्लीट करते हैं। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, वीडियो बहुत ही अच्छा होने वाला है और साथ में आपको नोट्स भी मिलेंगे इसके। तो अपना पहला क्वेश्चन है, श्वसन की क्रिया ऊष्माक्षेपी है या ऊष्माशोषी? कारण लिखिएगा। बताना है हमें जो श्वसन की क्रिया है वो ऊष्माक्षेपी है या ऊष्माशोषी। तो अपना आंसर है, चलिएगा नोट कर लो इसे सबसे पहले। तो चलो समझते हैं क्या होता है। जो श्वसन की क्रिया होती है वो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। कैसे, वो मैं बताता हूँ। जैसा कि हम सभी जानते हैं, हमें भोजन के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। किसकी होती है? ऊर्जा की आवश्यकता। और ये ऊर्जा हमें कहाँ से मिलती है? जब हम भोजन करते हैं। कहाँ से? जब हम भोजन करते हैं तब। अब इस भोजन से ऊर्जा हमें किस तरह मिलती है? ये भोजन जो होता है ना, जब हम सांस लेते हैं तो वो उसके द्वारा टूटता है या उपचयित होता है। और जब उपचयित होता है तो इस प्रक्रिया में क्या होता है? ऊर्जा उत्सर्जित होती है या मुक्त होती है और CO2 भी मुक्त होती है, यानी CO2 भी निकलती है। जैसा कि हम बोलते हैं कि ऑक्सीजन गैस को हम लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को हम रिलीज करते हैं, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड जब भोजन उपचयित होता है उस दौरान ही निकलती है। जैसा कि इसमें आप देख सकते हैं समीकरण में, ग्लूकोज जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूटा तो किस में टूट रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में। इसके बाद अभी बताया था कि एनर्जी रिलीज हो रही है। अगर जिसमें एनर्जी रिलीज हो रही है तो वो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, ना कि ऊष्माशोषी। जिसमें ऊष्मा या हीट की ज़रूरत होती वो ऊष्माशोषी होती। इसमें तो भाई निकल रही है, तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, तेल एवं वसायुक्त पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है? चलो इसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। तेल व वसायुक्त जो पदार्थ होते हैं वो अगर खुले में छोड़ दिए जाएं तो वायुमंडल में जो ऑक्सीजन है या अन्य वायु हैं उनके संपर्क में ये जैसे ही आएगा और आने के बाद क्या होता है, ये उपचयित होना स्टार्ट हो जाएगा। उपचयित कब होगा? जब ऑक्सीजन मिलेगी। ऑक्सीजन की उपस्थिति में जैसे ही ये पहुंचा या ऑक्सीजन इसके संपर्क में आई तो ये तेली जो पदार्थ होते हैं, जो ऑयली फूड होते हैं, वो क्या होना स्टार्ट हो जाते हैं? ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। जैसे ही ऑक्सीडाइज होते हैं तो अपना वो कलर है और टेस्ट है वो दोनों ही चेंज कर देते हैं। और चेंज होने के बाद ये किसी काम के नहीं रहते, बिना खाने लायक। अब इनको सुरक्षित कैसे किया जाए? तो आपने देखा होगा जो चिप्स या नमकीन के जो पैकेट्स आते हैं वो बहुत फूले हुए दिखते हैं। माल कमाएगा लेकिन फूले हुए हमें दिखाई देते हैं। तो जो फूला हुआ होता है उसमें जो गैस निकलती है जब फाड़ते हैं तो उसमें नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। क्यों? क्योंकि ये कम क्रियाशील गैस है। अब ये कम क्रियाशील गैस है तो उसके साथ क्रिया ही नहीं करेगी जो ऑयली फूड है। अब क्रिया नहीं करेगी तो काफ़ी दिनों तक इसे सेव रखा जाता है, तो इसीलिए इसे नाइट्रोजन से प्रभावित किया जाता है, मतलब नाइट्रोजन गैस भरी जाती है पैकेट्स में। इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमलगम किसे कहते हैं? चलो इसे भी कंप्लीट करते हैं। अमलगम क्या होता है? अमलगम एक ऐसी मिश्र धातु होती है जिसमें एक धातु पारा मिला हुआ होता है, बाकी कोई भी धातु हो। जैसा कि सोडियम के साथ मिला तो सोडियम अमलगम बना और जिंक के साथ मिला तो जिंक अमलगम। तो ध्यान रखना, अमलगम कैसी मिश्र धातु है? जिसमें एक धातु पारा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, संचारण क्या है? चलो इसे भी कंप्लीट किया जाता है। संचारण क्या होता है? संचारण का मतलब होता है क्षरण होना। संचारण में से होता है क्षरण होना या नष्ट होना। इसमें कोई चीज़ नष्ट होगी तो क्या होता है?
जब किसी धातु को खुले में छोड़ दिया जाए तो वो क्या करती है, वायुमंडल में उपस्थित अम्ल व नमी के संपर्क में आएगा, क्योंकि वायुमंडल में खुला रहेगा तो किसी न किसी के तो संपर्क में आएगा। जब वह किसी के संपर्क में आता है तो वो संचारित होना स्टार्ट हो जाती है। धातु क्या होती है, जब उसे खुले छोड़ दिया जाता है तो अम्ल और नमी की उपस्थिति में वो क्रिया करती है और संचारित होना स्टार्ट हो जाती है। जैसा कि अगर बताया जाए लोहे पर जंग लगना एग्जाम्पल है इसका, तो लोहे को हम मार्केट से लेके आते हैं। मार्केट से लेके आने के बाद अगर उसे इन्वायरमेंट में खुला रख दिया जाए तो कुछ दिन बाद देखोगे कि उस पर एक लाल भूरे रंग की परत जमना स्टार्ट हो जाती है और उस पर स्पॉट बनना स्टार्ट हो जाते हैं। ध्यान रहे कि अगर एक बार स्पॉट वहाँ पर बन गया तो वो वहाँ से धातु ख़त्म ही होना है, वो सही नहीं हो सकती। जंग लग गई तो जंग लग गई। इसीलिए क्या किया जाता है, काफ़ी सारे इसके बचाव भी किए जाते हैं, ग्रीस लगाते हैं, ऑयलिंग करते हैं, पेंटिंग करते हैं, काफ़ी प्रोसेस रहती हैं। तो यहाँ पर 2 नंबर का था, तो संचारण वही है जिसमें कोई धातु संचारित होने लगती है। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंडलीव की आवर्त सारणी के 2 गुण लिखिएगा। मेंडलीव की आवर्त सारणी के 2 गुण क्या है? सबसे पहला गुण तो यही है कि इसकी जो आवर्त सारणी थी वो परमाणु द्रव्यमान पर आधारित थी। किस पर? परमाणु द्रव्यमान पर आधारित थी। और दूसरा, इनकी जो आवर्त सारणी थी उसमें 8 वर्ग और 6 आवर्त थे। वर्ग किसे कहते हैं? जो खड़ी लाइनें थी। और आवर्त किसे कहते हैं? जो लेटी हुई लाइनें या क्षैतिज लाइनें होती हैं उन्हें आवर्त कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना न्यूलैंड्स का। न्यूलैंड्स का अष्टक सिद्धांत क्या था? न्यूलैंड्स का अष्टक सिद्धांत ये था कि जब न्यूलैंड्स ने तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में सजाया, डॉबेराइनर आए थे, उन्होंने भी कुछ किया। इसके बाद जो न्यूलैंड्स आए, इन्होंने भी वही सजाना स्टार्ट किया। इन्होंने सजाया तो परमाणु द्रव्यमान के रूप में ही सजाया, परमाणु द्रव्यमान के क्रम में ही। जब ये इन्होंने सजाया तो देखा कि पहले तत्व का जो गुण था वो 8वें तत्व के गुण से मेल खा रहा था। यानी इन्होंने संगीत का जो अष्टक लिया सारेगामा पाधानी सा, बिल्कुल सेम वही कि पहला वाला तत्व 8वें वाले से मेल खा रहा है। यानी सारेगामा पाधानी सा में यही होता है कि सा से स्टार्ट होगा और सा पे ही ख़त्म होगा, फिर यहाँ से पढ़ लीजिए या इधर से पढ़ लीजिए बराबर ही होता है। इसी तरह से अष्टक नियम से भी तुलना की थी इसकी। तो अष्टक नियम क्या है? जिसमें जो पहले तत्व का गुण होता है वो 8वें तत्व के गुण से समानता रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, धमनी और सिरा में कोई 2 अंतर और ऑक्सीसूसन और अनऑक्सीसूसन में कोई 2 अंतर। चलिएगा धमनी सिरा को देखते हैं। धमनी को कहा जाता है आर्टरी। सबसे पहले इसका फंक्शन पढ़ लेते हैं, धमनी का क्या होता है, कार्य क्या होता है। तो जो धमनी होती है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट से बॉडी के ऑल पार्ट्स तक पहुंचाने का काम करती है। मतलब जो धमनी होती है वो शुद्ध रक्त को लेती है, कहाँ से? हृदय से लेकर के शरीर के सभी भागों तक पहुंचाने का काम करती है, शरीर के सभी भागों तक पहुंचाने का काम करती है। लेकिन अगर कहा जाए अपवाद के रूप में तो वही पल्मोनरी धमनी अशुद्ध रक्त को हृदय से लेकर के फेफड़ों तक पहुंचाने का काम करती है। यानी सभी धमनियाँ शुद्ध रक्त बहाती हैं अपने आप में, लेकिन जो पल्मोनरी धमनी है वो अपने आप में अशुद्ध रक्त को बहाती हैं। यानी यहाँ पे कहा गया इसमें शुद्ध रक्त बहता है, धमनी होती है उसमें शुद्ध रक्त बहता है। अगर सिराओं की बात करें तो इसका जस्ट अपोजिट कर दीजिए, धमनी में अगर शुद्ध रक्त बह रहा है तो इनमें अशुद्ध बहेगा। अगर ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट से बॉडी के सभी भागों तक पहुँचा रही थी तो ये क्या करेंगी, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को बॉडी से कलेक्ट करके हार्ट में पहुँचाने का काम करती है। ये काम कर रही थी, हार्ट से ला रही थी प्योर ब्लड को, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को बॉडी में पहुंचा रही थी। ये बॉडी से कलेक्ट करेगी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को और हार्ट में ले जाके डाल देगी। लेकिन अपवाद में पल्मोनरी सिरा होती है, इसमें शुद्ध बहता है। सभी सिराओं में अशुद्ध रक्त बहता है, लेकिन पल्मोनरी जो सिरा होती है उसमें शुद्ध बहता है। अब बात करते हैं हम ऑक्सीसूसन अनऑक्सीसूसन की। ऑक्सीसूसन को कहा जाता है वायवीय श्वसन और अनऑक्सीसूसन को कहा जाता है अवायवीय श्वसन। वायवीय श्वसन जो वायु की उपस्थिति में हो, यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाला श्वसन,
ऑक्सीशोषण, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होने वाला अनॉक्सी या अवायवीय शोषण। ऑक्सीशोषण सभी जीवों में होता है, जो सभी सजीव होते हैं उनमें होता है। लेकिन अनॉक्सी शोषण की बात की जाए तो ये केवल कुछ बैक्टीरियाओं, जीवाणुओं, कवकों, फंगाई और अंकुरित होने वाले बीजों में होता है रेस्पिरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, कायिक प्रवर्धन किसे कहते हैं और इसके अथवा का है परपरागण किसे कहते हैं। चलो दोनों को कंप्लीट किया जाता है। कायिक प्रवर्धन क्या होता है, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ये प्रजनन की जो विधियाँ हैं वो पौधे में होती है। कायिक प्रवर्धन किस में बता रहे हैं हम, पौधे में बता रहे हैं। और पौधे का जो कायिक भाग होता है, कायिक भाग मतलब जहाँ से पौधा नया विकसित हो सके, यानी जड़ से भी नया पौधा विकसित होता है, तने से भी हो जाता है, पत्ती से भी हो जाता है। तो पौधे के कायिक भाग जड़, तना, पत्ती हैं और यहाँ से विकसित होकर के नया पौधा जब बन जाता है तो वही कायिक प्रवर्धन कहलाता है। इसके बाद परपरागण किसे कहा जाता है, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए परागण क्या होता है। परागण में क्या होता है, परागण होते हैं वो पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुँचते हैं। ये दो प्रकार का होता है, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन, स्वपरागण और परपरागण। तो स्वपरागण में क्या होता है कि जो परागण होते हैं वो उसी पुष्प या उसी पौधे के पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं। लेकिन परपरागण में किसी मीडियम की ज़रूरत होती है पोलन ग्रेन्स को पहुंचने के लिए। अब इसमें क्या होता है कि जो पुष्प के परागण होते हैं वो उसी प्रजाति की, अगर परपरागण हो रहा है या परागण क्रिया हो रही है तो वो उसी प्रजाति के पौधे के साथ होगी, ना कि वो अन्य के साथ। जैसे आम का है तो वो आम के से ही करेगा, गुलाब के से नहीं करेगा भाई परागण। तो पुष्प के परागण उसी जाति के दूसरे पौधे के पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं। यानी मान लिया ये एक गुलाब का पौधा है और ये दूसरा गुलाब का पौधा है, तो ये यहाँ से पोलन ग्रेन्स इस वाले पे पहुँचाना है, तो इस वाले पे पहुँचाना है, यानी ये उसी प्रजाति का है, दूसरा पौधा है और दूसरे पौधे का पुष्प है, इस पर पहुँचाया जाएगा। कहाँ, वर्तिकाग्र पर। अब ये पहुँचाया जा रहा है तो किसी मीडियम की ज़रूरत है। अब वो मीडियम क्या क्या हो सकता है, वो एयर, हवा भी हो सकती है, कोई कीट भी हो सकता है, इंसेक्ट भी हो सकता है, वाटर भी हो सकता है, कोई एनिमल भी हो सकता है। तो ये इसके मीडियम हो गए, माध्यम हो गए। तो ध्यान रखें, परपरागण क्या होता है, किसी पुष्प के परागकण उसी प्रजाति के दूसरे पौधे के पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं। इसमें परपरागण किन पौधों में होता है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर में, एक लिंगी पुष्पों में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, मानव में बच्चे का लिंग निर्धारण कैसे होता है, और इसके अथवा वाला है मेंडल के प्रभावता का नियम। चलो इसे कंप्लीट करते हैं। बच्चे का लिंग निर्धारण कैसे होता है मानव में, तो हमें पता होना चाहिए जो मनुष्य की कोशिका होती है या मनुष्य में 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। 23 जोड़ी मतलब 40, एक जोड़ी में संख्या 2 होती है, एक जोड़ी में 2 गुणसूत्र होते हैं, यानी 23 में 40 गुणसूत्र हो गए। तो जिसमें क्या होता है 22 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं वो बिल्कुल समान होते हैं, जिन्हें ऑटोसोम्स कहा जाता है। लेकिन जब 23 बार जोड़े की बात किया जाए मनुष्य में, नर में, तो वो असमान होता है, जिसे XY से दर्शाया जाता है, जिसे लिंग गुणसूत्र कहते हैं। और बाई में XX से दर्शाते हैं। किसमें, मादा में XX से दर्शाते हैं या XX से दर्शाते हैं, और नर में XY से दर्शाते हैं। अब किस तरह होगा निषेचन, देखते हैं। कौन सा गुणसूत्र वाला जो शुक्राणु है वो कौन से अंडाणु से मेल खाएगा। जब X गुणसूत्र वाला शुक्राणु किसी X गुणसूत्र वाले अंडाणु से मेल खाता है या निषेचित होता है तो क्या बनेगा, X से मिलेगा तो वो क्या है, मादा है, तो उत्पन्न संतान पुत्री होगी। अगर कोई Y गुणसूत्र वाला शुक्राणु X गुणसूत्र वाले अंडाणु से निषेचित हो रहा है तो XY जब दोनों मिलेंगे
तो एक्स वाई किसका संकेत है? नर का है। तो उत्पन्न संतान क्या होगी? पुत्री होगी। तो मैं बता दूंगा आपको, इसमें सबसे अहम भूमिका कौन निभा रहा है? बाई, बाई गुणसूत्र। तो यही बाई गुणसूत्र क्या है? लिंग गुणसूत्र कहलाता है। यही लिंग निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब मेंडल के प्रभावता का नियम, मेंडल के नियम पढ़े होंगे। वैज्ञानिक मेंडल ने 3 नियम दिए थे, प्रभावता, पृथक्करण और स्वतंत्र अपव्यय, जिसमें हम प्रभावता वाला पढ़ेंगे। तो इसमें बताया जा रहा है कि मेंडल ने जब अपना प्रयोग किया तो उन्होंने विपरीत लक्षणों के जोड़ों के बीच संकरण कराया, क्रॉस कराया। तो उन्होंने देखा कि पहली जो पीढ़ी थी, F1 जनरेशन थी, उसमें केवल प्रभावी लक्षण ही हुए उन्हें। तो उन्होंने कह दिया कि इस जो F1 जनरेशन है उसमें सभी पौधे कैसे बनते हैं? प्रभावी बनते हैं, यानी जो लक्षण ज़्यादा दिखाई देंगे वो प्रभावी लक्षण हो गए। तो एग्जाम्पल के तौर पे हम देख लेते हैं कि विपरीत जोड़े, तो विपरीत जोड़े क्या क्या लिया है? लंबे पौधे ले लिए और बौने पौधे ले लिए हैं। लंबे पौधों को डबल टी से दर्शा दिया है, बौने पौधों को स्मॉल डबल टी से दर्शा दिया है। अब जब दोनों का क्रॉस कराया तो एक कैपिटल टी आ गई, एक स्मॉल टी आ गई। F1 जनरेशन में क्या हो रहा है? छः वाला गुण है ना, वो बहुत ज़्यादा शो हो रहा है, यानी बड़ा वाला भाई छोटे वाले को ढक रहा है, यानी 6 प्रभावी ज़्यादा हैं, तो वो प्रभावी लक्षण हो गया। तो इसमें सभी कैसे पौधे बनेंगे? फिर लंबे पौधे बनेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना परावर्तन के नियम और अपवर्तन के नियम। चलिएगा, परावर्तन के नियम, अपवर्तन के नियम भी अब कंप्लीट करते हैं। इसमें थोड़ा मिस्टेक है, इसे मैं सही कर लूँ पहले। आप तन को परावर्तन के नियम को हम समझते हैं। सबसे पहले परावर्तन होता क्या है? तो प्रकाश का किसी चमकदार सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। इसे हम डायग्राम के द्वारा दर्शाते हैं। प्रकाश यहाँ से डाला जा रहा है किसी चमकदार सतह से, ये मैंने पॉलिश्ड सतह बना दी है, यानी यहाँ से मैंने पॉलिश कर दी है इसमें। जब मैंने प्रकाश इस पर डाला तो वो उसी माध्यम में रिटर्न हो रहा है, क्योंकि ये इधर खुरदरी सतह, इधर पॉलिश्ड सतह है, यानी चमकदार सतह है, तो इससे टकरा करके उसी माध्यम में वापस लौट रहा है। तो इसका पहला नियम क्या होगा? क्या बता रहा है? परावर्तन कोण है वो आपतन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। देखिएगा, आपतन कोण कौन सा होगा? जो किरण आ रही है वो आपतित किरण होगी, जो जा रही है वो परावर्तित किरण होगी। अब आप, और इसमें जो बीच में लाइन खींची हुई दिख रही है आपको डॉट डॉट वाली, वो अविलंब है। तो अविलंब और आपतित किरण के बीच जो बनने वाला कोण है वो आपतन कोण है, जिसे आई से दर्शाते हैं। और अविलंब और परावर्तित किरण के बीच बनने वाला कोण परावर्तन कोण है। तो इन दोनों को अगर देख रहे होंगे तो जो इक्वल दिखाई दे रहे हैं, तो यही कहा जा रहा है कि कोण आई बराबर कोण आर, यानी आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। अब दूसरा क्या कह रहा है नियम? आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अविलंब तीनों आपतन बिंदु पर एक ही तल पर स्थित होते हैं। तो आपतित किरण, परावर्तित किरण और अविलंब, ये तीनों कहाँ पर मिल रहे हैं? एक आपतन बिंदु पर, तीनों एक ही जगह पर मिल रहे हैं। तो ये हो गया आपका दूसरा नियम क्लियर। अब अपवर्तन के नियम को पढ़ लेते हैं। तो अपवर्तन के नियम में क्या होगा कि आपतित किरण, अविलंब और अपवर्तित, इसमें परावर्तित नहीं होगी, क्योंकि अपवर्तन क्या कहता है, प्रकाश का अपवर्तन, कि जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वो उसी माध्यम में वापस लौटने की बजाय वो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। अब विचलित होगी तो वो परावर्तित नहीं हो रही, वो अपवर्तित हो रही है, तो वो अपवर्तित किरण हो गई। ये तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा इसका है कि निश्चित रंग और निश्चित माध्यमों के युग्म के लिए आपतन कोण की जो ज्या होती है वो अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात स्थिर होता है। इसमें क्या होता है, आपतन कोण की ज्या का और अपवर्तन कोण की ज्या का जो अनुपात होता है वो स्थिर होता है। इसे स्नेल का नियम भी कहा जाता है। अगर स्नेल का नियम 2 नंबर में आता है कि स्नेल का नियम किसे कहते हैं, तो अपवर्तन के नियम जो हैं उसमें दूसरा जो पॉइंट दिखाई दे रहा है आपको, ये वाला, इसे आप लिख सकते हैं, ये स्नेल का नियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना
ओम का नियम और विद्युत परपथ। 12 नंबर का है अपना क्वेश्चन, ओम का नियम और विद्युत परपथ। चलिएगा इसे भी हम समझते हैं। ओम का नियम क्या होता है? ओम का नियम कोई परपथ है और उसमें जो तार है उनके दोनों सिरों के बीच जो विभवांतर है और प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा इसके समानुपाती होता है। जो तार है उसके दोनों सिरों के बीच लगने वाला जो विभवांतर है वो उसमें बह रही धारा के समानुपाती होता है। जैसा कि हम यहाँ पे देख सकते हैं, जो विभवांतर हो गया और जो धारा हो गई, ये समानुपाती का मार्क हो गया, चिन्ह हो गया। अगर इसे सॉल्व की जाए तो V बराबर आई आर। आर क्या है? यहाँ पर एक स्थिरांक है जो तार का प्रतिरोध है, जो तार में रुकावट डालने वाला, इसके करंट को रोकने वाला प्रतिरोध। चलो अभी प्रतिरोध पढ़ेंगे हम, अथवा वाला क्वेश्चन देख रहे हैं हम। विद्युत परपथ को परिभाषित करना है। तो विद्युत परपथ क्या होता है? विद्युत परपथ दो तरह का होता है, एक चालू एक बंद। तो विद्युत धारा के सतत अथवा बंद परपथ को विद्युत परपथ कहा जाता है। चालू या बंद पथ को विद्युत परपथ कहा जाता है। अब चालू और बंद पथ किसे कहते हैं? जैसा कि मैं जलाना चाह रहा हूँ बल्ब, मैंने एक बल्ब लिया और एक स्विच लिया। ये क्या है? स्विच है, यानी ये बोर्ड है। मैंने वायर लेके आया और इस स्विच में लगा दिए और ये बल्ब है। अब इसको मैं जलाना चाह रहा हूँ, तो इस स्विच में जैसे ही मैंने वायर लगाया, तार लगाया, और तार लगाने के बाद इसकी मैंने स्विच को ऑन किया। जैसे ही मैंने ऑन किया तो देखा कि बल्ब जलने लगा। अगर बल्ब जलने लगा तो उस टाइम पर वो पथ जो होगा वो बंद पथ होगा। कैसा परपथ होगा? बंद परपथ होगा। परपथ दो प्रकार का बताया मैंने, एक बंद परपथ, एक खुला परपथ। तो बंद परपथ कब होगा? जब बल्ब जल रहा होगा। जैसे ही मैंने स्विच को ऑफ किया, यानी कनेक्शन उसका हट गया। हट गया मतलब खुल गया, तो वो खुला परपथ होता है। बल्ब जल रहा है तो वो बंद परपथ है, बल्ब बुझ गया तो खुला परपथ है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है विद्युत विभव और प्रतिरोध। ये भी 2 नंबर के क्वेश्चन है। चलो इसे भी कंप्लीट करते हैं। विद्युत विभव और प्रतिरोध। विद्युत विभव किसे कहा जाता है? एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जो काम किया जाता है, जो वर्क किया जाता है, उसे उस बिंदु का विद्युत विभव कहा जाता है। इसका अगर सही मात्रक की बात करें तो वो वोल्ट होता है। अब प्रतिरोध क्या होता है? प्रतिरोध कोई चालक, मतलब ये चालक का वो गुण होता है जिसमें अगर किसी वायर में धारा बह रही है, करंट फ्लो हो रहा है और उसमें रुकावट आ जाए तो वो क्या हो गया? वो प्रतिरोध हो गया। ये चालक के दो सिरों के बीच जो विभवांतर होता है और उसमें बहने वाली धारा के अनुपात के बराबर होता है। अगर इसके सही मात्रा की बात की जाए तो ओम होता है। यानी प्रतिरोध क्या होता है? किसी चालक में किसी वायर में अगर धारा प्रवाहित हो रही है, यानी करंट फ्लो हो रहा है, उसमें अगर रुकावट आ जाती है, यानी करंट रुक जाता है, करंट नहीं पहुंचता है, तो वो विभवांतर वो क्या होगा? प्रतिरोध होगा। ये प्रतिरोध की बात करें तो ये प्रतिरोध चालक के दो सिरों के बीच जो विभवांतर है और उसके बीच जो बहने वाली धारा है उसके अनुपात के बराबर होता है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है 14, पारितंत्र के अजैविक घटक और ओजोन परत के क्षय के कारण। पारितंत्र जो बनता है या पारिस्थितिकी तंत्र जो बनता है वो 2 घटकों से मिलकर बनता है। पहला घटक जैविक घटक और दूसरा अजैविक घटक। तो यहाँ पर अजैविक घटकों के नाम लिखेंगे। तो जैविक घटक की अगर बात करें तो जैविक घटक में सभी सजीव आते हैं।
अगर अजैविक घटकों की बात करें तो इसमें कार्बनिक पदार्थ भी आते हैं, अकार्बनिक पदार्थ भी आते हैं और भौतिक वातावरण भी आता है। कार्बनिक पदार्थ क्या होते हैं? जिसमें कार्बन उपस्थित होता है, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट इत्यादि। जिसमें कार्बन उपस्थित वो कार्बोहाइड्रेट, जिसमें कार्बन उपस्थित नहीं है वो अकार्बनिक। जैसे ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन गैस है, हाइड्रोजन गैस है, और भी गैस है इन्वायरमेंट में। भौतिक वातावरण की बात करें तो भौतिक वातावरण जो हमें दिखाई दे रहा है भौतिक, जैसे प्रकाश है, टेम्परेचर है, क्लाइमेट है और नमी है आपकी, ये भौतिक परिवर्तन है, भौतिक वातावरण। तो जो जैविक घटक होते हैं वो अजैविक घटकों पर डिपेंड होते हैं। बिना अजैविक घटक के जैविक घटक जीवित नहीं रह सकते, इन पर डिपेंड रहते हैं। तो जैविक और अजैविक घटक दोनों मिलकर के पारितंत्र का निर्माण करते हैं। ओजोन परत का क्वेश्चन है कि ओजोन परत के क्षय के कारण लिखिएगा। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ओजोन परत क्या होती है। ओजोन परत एक ऐसी परत होती है जो हमें सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणों को क्या करती है? बचाती है। सूर्य से आने वाली हानिकारक जो पराबैंगनी किरण होती हैं उनसे हमें बचाने का काम करती है। कैंसर जैसे खतरनाक रोगों से बचाती है हमें, त्वचा संबंधी रोगों से बचाती है हमें। अब इसका चरण हो रहा है तो किस कारण हो रहा है? तो हमें पता है कि हम रेफ्रिजरेटर यूज करते हैं तो उसमें से क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC निकलती है, ये मुख्य कारण है इसका। इसके अलावा नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड और नाइट्रोजन गैस, ये भी जिम्मेदार हैं इसके लिए, क्योंकि नाइट्रोजन का जहाँ यूज होता है वो भी कहीं ना कहीं ओजोन परत को नुकसान पहुँचा रहे हैं। तो ये दोनों कारण हैं जो ओजोन परत के क्षय का कारण बन रहे हैं, यानी ओजोन परत को नष्ट कर रहे हैं। स्टूडेंट, इस वीडियो में हम 2 नंबर के सभी क्वेश्चनों को कंप्लीट कर चुके। अगर किसी भी क्वेश्चन में अगर कोई डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर हमें बताएं। वीडियो थोड़ा लेंथी हो रहा है, इसीलिए नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी क्वेश्चनों को कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना।